यूरोप की कुछ कंट्रीज हैं और भी अदर पार्ट्स हैं जो इस ग्लोब में, उनमें भी यूज होते हुए देखेंगे। बेसिकली ये सूटेबल है कि जब हमको लार्ज नंबर में कंस्ट्रक्शन करना होगा। आप लोगों ने अपने घरों के आसपास या कहीं पे आपने साइट देखा होगा कि एक बार में 6-6, 7-7 मंजिला के घर बन रहे हैं और वो सब हाउसिंग डिपार्टमेंट के, और वहां पे डिफरेंट 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK बन रहे हैं। तो जहां पे भी हमको लार्ज नंबर ऑफ कंस्ट्रक्शन करना है विद इन अ शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम करवाने के लिए हम इस माइवान टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। बेसिकली जो नॉर्मल रूम साइज के कंस्ट्रक्शंस होते हैं वो सब चीजों में हम लोग माइवान टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। तो बेसिकली माइवान फोम वर्क में आपके कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसे वॉल कंपोनेंट्स हो गए, बीम कंपोनेंट्स हो गए और डेक कंपोनेंट्स हो गए। अब ये वॉल कंपोनेंट्स में क्या क्या यूज करते हैं हम लोग? सबसे पहले वॉल पैनल, दूसरा यूज करते हैं रॉकर, तीसरा किकर्स और चौथा है आपका स्टब पिन। वैसे ही बीम कंपोनेंट्स में आपके जो यूज होते हैं वो होता है बीम साइड पैनल, प्रॉप हेड एंड पैनल फॉर सॉफिट बीम, और तीसरा होता है आपका डेक कंपोनेंट्स जिसमें हम लोग डेक पैनल्स, डेक प्रॉप एंड प्रॉप लेंथ और लास्ट आपका सॉफिट लेंथ। तो ये सब कंपोनेंट्स के हेल्प से हम लोग माइवान टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं और माइवान कंस्ट्रक्शन को कैरी आउट करते हैं। ये सभी कंपोनेंट्स आपको साइट पे देखने के लिए जरूर मिल जाएंगे। बेसिकली क्या होता है कि इसमें कुछ एडवांटेजेस होते हैं इस फॉर्मवर्क को यूज करने के, और इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अभी अपन बात करने वाले हैं एडवांटेजेस के। तो माइवान फॉर्मवर्क रिक्वायर्स रिलेटिवली लेस लेबर, मतलब इन कंपैरिजन टू आप जो दूसरे टाइप के कंस्ट्रक्शंस देखते हैं उसके कंपैरिजन में जो ये टेक्नोलॉजी है माइवान कंस्ट्रक्शन है, उसमें आपकी जो लेबर्स की जो कैपेसिटी है वो कम लगती है, जो नंबर ऑफ लेबर्स है वो कम लगते हैं इन कंपैरिजन टू अदर कंस्ट्रक्शन। फास्टर कंप्लीशन ऑफ फ्लोर्स, बेसिकली क्या होता है यहाँ पे फास्टर कंप्लीशन ऑफ फ्लोर्स कैसे? यहां पे जब अपन प्रोसीजर्स की बात करेंगे तब हम देखेंगे कि कैसे फास्ट वर्क हो सकता है माइवान का यूज करते हुए, फिर लेसर नंबर ऑफ जॉइंट्स एंड रिड्यूस्ड लीकेजेस। जैसे अगर ब्रिक वर्क आप देखते होंगे मैसनरी यूनिट्स में, तो ब्रिक वर्क में क्या होता है, लीकेजेस रहते हैं। उन लीकेजेस को हटाने के लिए कभी कभी हम लोग उसमें ग्राउटिंग करते हैं, पॉइंटिंग करते हैं, फिर उसके जो जॉइंट्स होते हैं वहां पे भी हम लोगों को चिकन मैश, ताकि इन फ्यूचर जाके उसमें क्रैक्स ना आए। तो इसमें उस तरह के जॉइंट्स के प्रॉब्लम नहीं होते क्योंकि एक बार में ही पूरा कंस्ट्रक्ट हो जाता है। फिर आपका स्मूथ फिनिशिंग ऑफ वॉल एंड स्लैब। बेसिकली माइवान में जो हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे ब्रिक्स का यूज नहीं होता है, ये पूरे कंक्रीट का ही स्ट्रक्चर अपन प्रिपेयर कर रहे हैं। तो जो सरफेस होती है वो ऑलरेडी स्मूथ ही प्रिपेयर होती है अपनी। फिर लो मेंटेनेंस है, मोर सिस्मिक रेजिस्टेंस है, ह्यूज कारपेट एरिया, गुड क्वालिटी कंस्ट्रक्शन वर्क और फास्टर कंप्लीशन, और नो नीड फॉर प्लास्टरिंग। मतलब मैंने बताया आपको जो भी कंपोनेंट्स यहां से हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, सपोज वॉल के कंपोनेंट है, मैसनरी यूनिट है वॉल की, तो वहां पे हम लोग कंक्रीट का यूज कर रहे हैं ना कि ब्रिक वर्क का। तो ऑलरेडी वहां पे स्मूथ सरफेस है, हम लोग को वहां प्लास्टर करने की अलग से फिर से जरूरत नहीं पड़ेगी। अदर कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, हमको 12 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm तक में भी कहीं कहीं आपने देखा होगा 2-2 इंची का भी प्लास्टर मार रहे हैं। तो उससे क्या अपना डिसएडवांटेज ये होता है कि वहां पे जो उसका कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाता है, बट यहाँ पे हम लोगों को ऑलरेडी स्मूथ सरफेस हो जाने के कारण वहां पे प्लास्टरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? अलाइनमेंट मेंटेनेंस नीड स्किल्ड लेबर्स। मतलब आपको अगर एक वॉल प्रिपेयर करनी है, वॉल खड़ी करनी है, तो आपने जो फोम वर्क लगाया होगा माइवान का वो आपका परफेक्टली अलाइंड होना चाहिए कि अगर कहीं पे भी थोड़ा सा भी एंडुलेशन हुआ तो मेरी पूरी वॉल में वो चीज दिखेगी, क्योंकि मैं वहां पे फिर प्लास्टर करके उसको ठीक नहीं कर सकता। तो ऑलरेडी जब मैं अलाइनमेंट लगा रहा हूंगा तो मैं प्रॉपरली उसको लाइन डोरी के हेल्प से चेक करूं, या मेरे पास जो ऑलरेडी कॉलम्स की पोजीशन होगी वहां से कर सकता हूं। दूसरी चीज मैं कर सकता हूं प्लम बॉब की हेल्प से कि मेरे प्रॉपरली वर्टिकली अलाइंड है कि नहीं पूरे कंपोनेंट्स, क्योंकि एक बार एंडुलेशन आया पूरा आपका वॉल खराब हो जाएगी, उसमें आप फिर से चेक नहीं कर पाओगे। इनिशियल सेटअप टेक्स टाइम। बेसिकली ये जो आपका फोम वर्क तैयार होता है वो पूरा एक साथ ही होता है, वॉल के कंपोनेंट्स, फिर आपके कॉलम के, फिर बीम के, अगर आप स्लैब कर रहे हो तो स्लैब का पूरा कंपोनेंट एक बार में। तो इसमें जो इनिशियल सेटअप होता है वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है।
फिर इट इज एक्सपेंसिव एंड यूज फॉर टिपिकल फ्लोर्स ओनली। अब ये जो प्रोसीजर होता है वो आपका एक्सपेंसिव होता है इनिशियल स्टेज में, बट आगे चल के जो आपका टेक्नोलॉजी होने वाला है फ्यूचर में, वो ज़्यादातर आप लोग माइवान स्ट्रक्चर्स देखने वाले हैं, क्योंकि इसमें जो फोम वर्क है उसको आप लगभग 250 बार यूज़ कर सकते हैं। वुडन फोम वर्क में क्या होता है प्रॉब्लम, सिर्फ 4 बार यूज़ कर सकते हो आप। स्टील में क्या होता है आप 40 बार यूज़ कर सकते हो, बट माइवान स्ट्रक्चर्स को बेसिकली आप 250 बार यूज कर सकते हो। अब ये तो बात हो गई बोलने की, प्रैक्टिकली कितना होता है ये अभी हम लोग नहीं डिस्कस कर पाएंगे, क्योंकि हो सकता है उसको 300 बार भी यूज कर दे सामने वाला, बट एक लिमिट सेट की गई है कि 250 बार यूज हो सकता है। फिर इट नीड्स स्किल्ड लेबर्स फॉर अलाइनमेंट मेंटेनेंस। वही चीज मैंने बताया आपको कि जो अलाइनमेंट है उसका चेक करने के लिए प्रॉपरली, चाहे हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल अलाइनमेंट, दोनों के लिए ही स्किल्ड लेबर जो ऑलरेडी उस चीज में काम कर चुका है, और अगर आप उसके सुपरविजन में भी है तो आपको वो अलाइनमेंट चेक करना ही होगा। क्योंकि जब हम लोग वुडन फॉर्मवर्क भी लगाते हैं, अगर मैं बात करूं कॉलम की, तो कॉलम के लिए जब हम लोग फॉर्मवर्क लगाते हैं तो क्या करते हैं, एक तरफ से लाइन डोरी दूसरे तरफ से लाइन डोरी पकड़ के उसका अलाइनमेंट चेक करते हैं ना। सिमिलरली अपने को यहाँ पे भी जब वॉल कंपोनेंट बन रहा होगा तब भी हमको वो चेक करना पड़ेगा, और उसके लिए स्किल्ड लेबर्स और अच्छे सुपरविजन की जरूरत है। फिर कंस्ट्रक्शन जॉइंट शुड बी सेट प्रॉपरली। जो भी यहाँ पे मैंने बताया था, जो कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स हैं वो भी आपके प्रॉपरली सेट होने चाहिए। और लास्ट है आपका लीकेज इश्यूज लाइक सीपेज, लीकेजेस ड्यूरिंग मॉनसून। तो ये सब चीजें आपकी डिसएडवांटेजेस हैं माइवान शटरिंग के लिए, माइवान कंस्ट्रक्शन के लिए। एडवांटेजेस भी बहुत है, डिसएडवांटेजेस भी बहुत अच्छे खासे हैं, क्योंकि ये इकोनॉमिकल नहीं है इन कंपैरिजन टू जो नॉर्मल हम लोग कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं, बट इनिशियल सेटिंग में बस। बाकी जो इसका लाइफ स्पान या ड्यूरेबिलिटी बोलोगे तो आप लगभग इसको 120 साल के आसपास इसका लाइफ ड्यूरेशन होता है। और ये जो कंस्ट्रक्शन है आप इसमें जो भी फॉर्मवर्क करते हो, आप आज आपने कंक्रीटिंग किया, आप लगभग अगले दिन उस शटरिंग को रिमूव कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका कंस्ट्रक्शन टेक्निक। बेसिकली क्या कंस्ट्रक्शन टेक्निक होती है, सबसे पहला आपका होता है असेंबलिंग द रिइंफोर्समेंट स्टील। अब आपने क्या किया कि आपको एक कंस्ट्रक्शन करना है सपोज स्लैब का, तो स्लैब का कंस्ट्रक्शन करने के लिए सबसे पहले वहां पे अपन स्टील का जो भी रिइंफोर्समेंट है उसको एस्टैब्लिश करेंगे, ताकि जब उसमें कंक्रीट पोर किया जाए उसके पहले ही उसमें 50% कम से कम स्ट्रेंथ होनी चाहिए उस लोड को झेलने के लिए। दूसरा होता है आपका प्लेसमेंट ऑफ एल्यूमिनियम फोमवर्क। जैसे ही आपका रिइंफोर्समेंट लग गया, जस्ट नॉर्मल जैसे हम लोग करते हैं वुडन फोमवर्क में या स्टील के फोमवर्क में, वैसे ही कि रिइंफोर्समेंट पहले सेट कर दिए, उसके बाद दूसरा आप जो एल्यूमिनियम फोमवर्क है, एल्यूमिनियम फोमवर्क, इसमें आपके प्लास्टिक फोमवर्क्स भी आते हैं, एल्यूमिनियम के भी आते हैं, दोनों में से जो भी यूज कर रहे हो आप उसको प्लेस किया जाता है। और प्लेस करने के बाद बेसिकली क्या होता है आपका पोरिंग ऑफ कंक्रीट। अब प्लेस कैसे करते हैं, सपोज ये मेरी एक साइड हो गई वॉल की, ये दूसरी साइड हो गई वॉल की, इन दोनों को प्लेस कर दिए और ऊपर से जो गैप रहता है वो खुला रहता है, वहां से आपका जो कंक्रीट है वो उस वॉल में पोर किया जाता है जस्ट पंपिंग के थ्रू। अब यहाँ पे जो हम लोग कंक्रीट यूज करते हैं वो अच्छे ग्रेड का होता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग वॉल को एक लोडिंग कंपोनेंट के तौर पे लोड झेलने लायक बना रहे हैं। तो लगभग आपका M30 M35 तक का ग्रेड, लगभग ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज आप बोल सकते हैं कि M30 तक का, और बहुत सारे एडमिक्सचर्स भी यूज किए जाते हैं उन कंक्रीट को उतनी स्ट्रेंथ दिलाने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे जो फोमवर्क्स होते हैं वो हॉलो रहते हैं, हॉलो के अंदर आपका कंक्रीट पोर किया जाता है, और फिर लगभग 24 घंटे से 48 घंटे बाद उन फोमवर्क्स को रिमूव करते हैं और हमारा एक सेगमेंट प्रिपेयर हो जाता है। तो सबसे पहला हमारा काम यही है कि जो भी रिइंफोर्समेंट की डिटेल्स है, उनकी पोजीशनिंग है, उनके हिसाब से उनको सेटअप कर दिया जाए। उसके बाद उसमें जो एल्यूमिनियम फोमवर्क हमको लगाना है वो भी प्रॉपरली प्लेस कर दिया जाए, उसके अलाइनमेंट्स चेक करते हुए। फिर उसमें आपके कंक्रीट पोर्स होते हैं, बहुत डिफरेंट नट बोल्ट्स आते हैं इसमें कसने के लिए, उनको प्रॉपरली उनको फिक्स करके रखने के लिए आपके बहुत डिफरेंट टाइप के फिटिंग्स भी अवेलेबल हैं, ताकि जब कंक्रीट पोर करे तो उसमें किसी तरह का लीकेज या वो अपनी जगह से इधर उधर ना हो हिले, नहीं तो वहां पे हमारे को
कंक्रीट का लॉस, बहुत सारे वेस्टेज हो सकते हैं। तो वो सब चीजों से बचने के लिए अपन बेसिकली ये इस प्लेसमेंट ऑफ एल्यूमिनियम फोम वर्क का ध्यान रखते हैं। और लास्ट प्रोसेस आपका जस्ट कंक्रीट पोर करते हैं, 24 से 48 घंटे बाद उस फोम वर्क को रिमूव किया जाता है और जस्ट हमारा कंक्रीट प्रिपेयर हो जाता है। तो ये सब प्रोसेसेस रहते हैं और इसी के कारण जो इसका मेंटेनेंस कॉस्ट है वो लो है और इसमें जो आपकी स्ट्रेंथ होती है वो नॉर्मल से ज्यादा होती है और इसकी ड्यूरेबिलिटी भी ज्यादा अच्छी होती है, लगभग 100 से 120 साल के आसपास। तो ये सब चीजें आपकी पूरी माइवान टेक्नोलॉजी में आता है। अब इसके फ्यूचर की बात करें इंडिया में तो ज्यादातर कहां यूज हो रहा है, यूरोप में, बट इंडिया में भी इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया गया है गवर्नमेंट द्वारा। जहां पे भी आप देखेंगे जो हाउसिंग डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट की, वो लगभग इसी टेक्नोलॉजी पे लगभग घर बन रहे हैं और 2022 तक का प्लान्ड है कि 2022 तक में बहुत सारे इसी टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए बहुत सारे हाउसिंग डेवलप की जाएगी। तो आई होप इंजीनियर्स आज का ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, जस्ट माइवान के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। क्योंकि जब आप करवाने जाएंगे उस काम को तब आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह का अलाइनमेंट है, किस तरह का आप कंक्रीट यूज कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रेड ऑफ कंक्रीट और उसकी स्ट्रेंथ वही मेंटेन करना। दूसरा उसका अलाइनमेंट चेक करते रहना और तीसरा जितने भी आपके मटेरियल्स हैं वो प्रॉपरली, जो रिइंफोर्समेंट है वो प्रॉपरली अपने पोजीशन में प्लेस्ड है कि नहीं। तो ये सब चीजें बात होगी आपकी माइवान टेक्नोलॉजी